हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी चीज़ों की, सभी विषय की, सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए हुए थे और आज उसी क्रम को बढ़ाएंगे, करंट अफेयर सीरीज को देखेंगे। अभी तक हम लोग करंट अफेयर सीरीज जो देख रहे थे उसमें हम बोल रहे थे कि ये 67th बीपीएससी और 68 और आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आप लोग देखने के लिए देख सकते हैं, समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल है 67वीं बीपीएससी के लिए, क्योंकि ये 2021 का न्यूज़ हम कवर करेंगे। इसमें कवर करने की बात यह है कि हम लोग जनवरी से हम लोग देख रहे थे न्यूज़, और उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ तक हम देख लिए हैं पिछले 6 महीने का। अब हम लोग जुलाई का देखेंगे। तो जुलाई के लिए हम लोग जुलाई से पहले हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल भी देख रहे थे, लेकिन हम लोग जुलाई से पहले हम लोग जो 2021 का जो 3-4 महीने का करंट अफेयर देखना है, हम टोटल लगभग 11 से 12 महीने का करंट अफेयर करेंगे, जिसमें से हम लोग 6 महीना कर लिए हैं। और ये 6 महीने जो बैक का है उसमें हम लोग इतना ज़्यादा फोकस करके नहीं करेंगे। जो लास्ट का 6 महीना 7 महीना है इसी को ज़्यादा फोकस किए हैं, इसी को ज़्यादा फोकस से करेंगे। लेकिन लास्ट का जो 5 महीना है, 4 से 5 महीना, उसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये 2021 का है, इसमें हम नीचे से ऊपर चलेंगे। आज जो है वो दिसंबर का न्यूज़ होगा, उसमें नवंबर का न्यूज़ होगा, कल नवंबर, अक्टूबर जो है ऐसे करके चलेगा। तो हम लोग पिछले 4 महीने से 5 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है वो आपको बीपीएससी में काम आएगा ही आएगा। सीडीपीओ का जो होने वाला है मेंस, उसमें भी आपको करंट अफेयर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मेंस राइटअप लिखते हैं उनको पता होगा कि करंट अफेयर कितना वैल्यूएबल होता है मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। उसके बाद बिहार स्पेशल एसआई का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 1 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो इसलिए आपका भी इंपॉर्टेंट है। और सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर पूछता है, तो आपको इसके लिए भी तैयारी करने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो कहने का लिए जो 68वीं की तैयारी कर रहा है उसको लिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये सीरीज, लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि करंट अफेयर का कंटेंट कहाँ से बन रहा है, किसका ट्रेंड चल रहा है, कहाँ से है। तो आपको इस करंट अफेयर सीरीज देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमारा दावा रहता है कि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से बनेगा। तो इस वीडियो से आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है, इसके लिए आपको करना होगा कि यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए नया नया सीरीज लेकर के आएंगे मेंस ओरिएंटेड। तो आप इसके लिए यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपरली वॉच करते रहिए, रेगुलरली फॉलो करते रहिए, आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। टेलीग्राम चैनल में जहाँ तक हो सके तो कल से डेली करंट अफेयर का नोट्स स्टार्ट होने वाला है। तो हम आपको बता रहे थे कि आने वाले दिन में इसमें फ़ायदा बढ़ते जाएगा, तो हो सकता है कि कल से या परसों से इसमें एक प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो वीडियो अपडेट होता है यूट्यूब का उसको हम अपडेट करते हैं इस पे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद न्यूज़पेपर का हिंदी और इंग्लिश जो इम्पोर्टेंट कटिंग होता है, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका पोस्ट किया जाता है। और साथ में हिंदी एडिटोरियल सभी न्यूज़पेपर का और इंग्लिश एडिटोरियल सभी न्यूज़पेपर का अपडेट किया जाता है, जो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेंस की तैयारी करते होंगे, जो मेंस का सिलेबस देखते होंगे, जो मेंस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर देखते होंगे, जो मेंस को अच्छा तरह से समझते होंगे, उसको पता होगा कि ये एडिटोरियल सीरीज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए चलते हैं 2021 के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो देखते हैं, जो बीपीएससी के पीटी के इर्द गिर्द सवाल बनाए जा सकते हैं, उस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर न्यूज है कि देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत थे, और उनकी पत्नी मधुलिका रावत है। इनकी जो ये विपिन रावत और मधुलिका रावत 12 अन्य सैन्यकर्मी के साथ वेलिंगटन जा रहे थे। जो वेलिंगटन आपको पता होगा, आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग हमको मैसेज करके बताइए कि वेलिंगटन कहाँ पे है। बहुत आदमी कंफ्यूज करते हैं कि न्यूजीलैंड में है, लेकिन कहाँ पे है आप लोग बताइएगा। तो वेलिंगटन जा रहे थे, लेकिन इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी मृत्यु, सभी दल के साथ इनकी मृत्यु 8 दिसंबर को हो गई। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन थे? प्रथम सीडीएस थे देश के जनरल विपिन रावत।
ये कोयम्बटूर से उड़ान भरा था। आपको पता होगा कि कोयम्बटूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2021 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाले थे। तो इतना न्यूज आप इस न्यूज से याद रखेंगे, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। अगला न्यूज देखते हैं कि डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम नामक मिसाइल, जो अग्नि श्रेणी का 6ठा मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मारक क्षमता 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का है और यह सतह से सतह मार करती है। तो इतना बातें आप इस न्यूज में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 351 रक्षा उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और रक्षा उत्पाद का जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको सरकारी भाषा में नकारात्मक सूची कहा जाता है, कि इस रक्षा उत्पाद को नकारात्मक सूची में डाल दिया। तो कहने का मतलब आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 351 रक्षा उत्पाद को नकारात्मक सूची में डाल दिया है केंद्र सरकार। अब इस 351 उत्पाद का आयात भारत में अन्य देश से नहीं किया जाएगा। अब 351 उत्पाद में से 175 उत्पाद दिसंबर 2022 से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो सारे उत्पाद एक ही साथ प्रतिबंधित नहीं हो रहा है, सारे उत्पाद के आयात पर एक साथ प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। 351 उत्पाद में से 175 उत्पाद को दिसंबर 2022 जो आने वाला है तब से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आयात हो रहा है। उसके बाद है 89 उत्पाद को दिसंबर 2023 से प्रतिबंध किया जाएगा और उसके बाद बचा 90 उत्पाद को दिसंबर 2024 से प्रतिबंध किया जाएगा। ये टाइम इसलिए लिया जा रहा है कि तब तक जो उत्पाद को प्रतिबंध किया जा रहा है उसको बनाने की फैक्ट्री होगा, उसका बनाने का तकनीक होगा, सारा भारत में इजाद किया जाए, उसका प्लांट और फैक्ट्री भारत में ही लगाया जाए। इसलिए इतना टाइम का अंतर रखा गया है। इसमें देखेंगे कि इससे पहले भी 9 अगस्त 2020 में 101 उत्पाद को प्रतिबंध सूची में डाल दिया था और 31 मई 2021 को भी 108 रक्षा उत्पाद को नकारात्मक सूची में डाल दिया था। तो कहने का मतलब है सबसे पहले 101 को डाला गया था, उसके बाद 108 उत्पाद को और फिर लास्ट में 351 उत्पाद को। तो इतना उत्पाद को भारत सरकार ने अभी तक नकारात्मक रक्षा उत्पाद को नकारात्मक सूची मतलब आयात प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 74% से। ये वाला जो पॉइंट है आपका 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। इसमें क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है, इसको याद रखेंगे। ये VVI है, हालांकि ये 351 उत्पाद पे भी प्रतिबंध लगाया गया, ये भी इसको भी VVI करके आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है, पूछ सकता है कि एफडीआई बढ़ा करके कितना कर दिया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि विदेशी निवेशक जब भारत में निवेश करता है उसको एफडीआई कहते हैं। आम भाषा में एक लाइन में समझाए हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि एफडीआई क्या होता है, कितने तरह की होती है और किस तरह से एफआईआई से डिफरेंस है। अगला न्यूज देखते हैं कि यूनेस्को आपको पता होगा, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं यूनेस्को का डिटेल्स में। तो यूनेस्को ने 13 से 18 दिसंबर 2021 के बीच पेरिस में सम्मेलन किया और उसमें भारत के में जो कोलकाता का दुर्गा पूजा होता है, कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा होता है। तो कोलकाता के दुर्गा पूजा को मानव की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में डाल दिया है। कहने का मतलब है अभी पूर्ण रूप से डाला नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि सूची में डाल दिया है। इसका कहने का मतलब है आने वाले बहुत जल्द ही इसको पूर्ण सूची में डाल दिया जाएगा, कोलकाता के दुर्गा पूजा को। अब अगला है कि भारत में जो अमूर्त संस्कृति का विरासत है उसमें क्या क्या शामिल है, इसकी बात हम एक बार करते हैं। तो पहले नंबर पे है कुंभ मेला, जो भारत के 4 शहरों में लगाया जाता है 12 वर्ष पे। एक 6 वर्ष पे भी होता है, एक 3 वर्ष पे भी होता है। तो आप लोग को याद होगा सबसे जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्ष पे होता है। हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, पिछले वर्ष 2021 में हरिद्वार में किया गया था। तो कुंभ मेला को भी अमूर्त संस्कृति विरासत में डाला गया है। उसके बाद भारतीय योगा को डाला गया है। रामलीला का आप लोग नाटक देखते हैं उसको डाला गया है। पंजाब में तांबा और पीतल बनाने वाली कला है, तांबा और पीतल का बर्तन बनाने की कला है, उसको भी डाला गया है।
मणिपुर में जो संकीर्तन किया जाता है, जो रामायण का संकीर्तन होता है उसको किया जाता है, उसको भी इस सूची में डाला गया है। उसके बाद लद्दाख में जो बुद्ध भगवान का, बौद्ध धर्म का जो जप किया जाता है उसको भी इस सूची में डाला गया है। उसके बाद कुटियाट्टम नृत्य है जो केरल का नृत्य है, उसको भी इस सूची में डाला गया है। उसके बाद सलूर एवं डुंगरा की रमन्ना पूजा, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, इसको भी डाला गया है। छऊ नृत्य को जो पूर्वी भारत का नृत्य है उसको भी डाला गया है। और कालबेलिया लोक नृत्य जो राजस्थान का है उसको भी डाला गया है। और मेदिवत्तु नृत्य है वो केरल का है, इसको भी डाला गया है। तो ये सब पहले डाला जा चुका है। और अभी फिलहाल कोलकाता के दुर्गा पूजा को मानव के, यूनेस्को के मानव की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में डाल दिया गया है। जल्द ही आपको सूचना मिलेगा कि इसको पूर्ण रूप से अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में डाल दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कोलकाता दुर्गा पूजा के बारे में। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण का नया फैक्ट्री लगाया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ के उत्तर प्रदेश के हिंगोनी में। हिंगोनी लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पे फैक्ट्री लगाया गया है भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए। यह जो फैक्ट्री होगा वो 200 एकड़ में बनाया जाएगा। और फैक्ट्री के साथ DRDO का एक टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन किया गया जिसका नाम होगा रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र। तो आपको इतना बातें याद रखनी है। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और प्लस रूस के मस्कोव ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पे पड़ा है इसका नाम। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र का जो नया फैक्ट्री खोला जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के शहर के हिंगोनी नामक जगह पर 200 एकड़ में, वहां पे DRDO का एक टेस्टिंग लैब भी स्थापित किया गया जिसका नाम है रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र, DTDC, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को संबोधन में कहा है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वायरस का टीका 3 जनवरी 2022 से लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चे को कोरोना वायरस का टीका लगाने का शुभारंभ किस तारीख से किया गया? तो 3 जनवरी 2022 से किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर, आपको पता होगा फ्रंट लाइन वर्कर में डॉक्टर आते हैं, आशा कार्यकर्ता आती हैं, नर्स आती हैं, टीचर्स आते हैं। जो भी कोरोना में जो सरकार के द्वारा जो दिया गया था डेली सर्विस होता है उसको फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर को 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन डोज, जिसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, उसकी लगाने की घोषणा हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर 10 जनवरी 2022 से ही प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लगाने की बात कही गई थी। अगला न्यूज देखते हैं कि नासा द्वारा लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जिसके तहत अगस्त 2018 में सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसका नाम क्या है? कोरोना। तो याद कंफ्यूज नहीं करेंगे, सूर्य के बाहरी भाग का भी नाम है कोरोना। इसकी अध्ययन हेतु पार्कर सोलर प्रोब नामक मिशन लॉन्च किया था। कौन किया था? नासा ने किया था। नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे भारत का इसरो है उसी तरह अमेरिका का नासा है। तो नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम से सूर्य की बाहरी भाग कोरोना अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। इस पार्कर सोलर प्रोब ने अप्रैल 2021 में सूर्य की कोरोना वाला भाग में हिस्सा में प्रवेश कर गया और जिसकी सूचना नासा ने दिसंबर 2021 में जारी किया है। कुछ दिन तक इसको गुप्त रखा गया था नासा के द्वारा। और अगला चीज है कि सूर्य का सबसे नजदीक तक पहुंचने वाला यह प्रोब प्रथम मानव निर्मित वस्तु है। इससे पहले कोई भी वस्तु कोरोना के सूर्य के कोरोना में प्रवेश नहीं कर पाया था। सबसे नजदीक पहुंचने वाला पार्कर सोलर प्रोब है जो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया था सूर्य के कोरोना बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन के लिए। अगला न्यूज है, भारत रूस के साथ 2+2 वार्ता करने की घोषणा किया है।
रूस जो है भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला चौथा देश बन गया है। कहने का मतलब है भारत के साथ पहले से 3 देश 2+2 वार्ता कर रहा है, जिसमें होगा यूएसए, उसके बाद होगा जापान और उसके बाद कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों जो है क्वाड का मेंबर है और क्वाड के बाद जो है भारत रूस के साथ भी 2+2 वार्ता कर रहा है। 2+2 वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री, दोनों देश की तरफ से विदेश मंत्री और प्लस रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। तो उस 2+2 वार्ता में भारतीय विदेश मंत्री अभी फिलहाल है एस जयशंकर, वो भाग लिए थे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिए थे। वहीं रूस के विदेश मंत्री का नाम है संगई लोवरोव, वो भाग लिए थे, और रक्षा मंत्री संगई शोइगु, ये दोनों भाग लिए थे। तो याद रखेंगे, इस मंत्री का भी नाम याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि नासा ने विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया है, जो हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। आपको पता होगा कि हब्बल टेलीस्कोप नासा के द्वारा प्रक्षेपित बहुत ही प्रतिष्ठित और चर्चित टेलीस्कोप था, जिसके जगह पे अब जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रक्षेपण नासा ने किया है। अगला न्यूज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नया अस्थायी सदस्य कब से कब के लिए बना है, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बना है। कौन कौन बना है? अल्बानिया बना है, जो यूरोप का है देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश है, घाना और गेबोन अफ्रीकी देश है, और संयुक्त अरब अमीरात एशियाई देश है, ये लोग बना है। आपको पता होगा कि वर्तमान में जो भारत है वो 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। इस साल के अंत में 2022 के अंत में भारत का जो अस्थायी का कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। यूएनएससी में सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य बनने की सबसे ज्यादा बार जो अस्थायी सदस्य बना है वो जापान है और ब्राजील है। तो ब्राजील 11 बार बना है, जापान लेकिन इस बार फिर से नामित किया गया है, फिर से बनेगा 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। तो जापान 12वीं बार यूएनएससी का सदस्य बनने जा रहा है। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। अब केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा, किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश में है एक दाऊधन बांध, उसके द्वारा पानी सबसे पहले दाऊधन बांध आएगा, फिर उसके बाद लोअर उर परियोजना के पास आएगा, और यहाँ के बाद कोठा बैराज में जाएगा, और कोठा बैराज के बाद बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के माध्यम से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। तो दाऊधन बांध, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपया है, जो 8 वर्ष में बनेगा। इससे बुंदेलखंड वाला एरिया है उसको पानी मिलेगा। ये बुंदेलखंड वाला एरिया सूखा से बहुत परेशान होता है। इस नदी जोड़ों के बाद जो है इसको उम्मीद रहेगा क्योंकि इसका पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस परियोजना के तहत 103 मेगावाट की पनबिजली, पानी से बिजली भी तैयार किया जाएगा, तथा वहां पे 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा भी का प्लांट भी लगाया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलेगा, याद रखेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हालांकि ऊपर से ही बनाया जाएगा। केन और नदी बेतवा जोड़ो परियोजना का मंजूरी कब दिया गया, या कितना करोड़ लागत है, या किस देश को इस परियोजना से फायदा होगा? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। अगला है आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार 2021। यह गणित क्षेत्र का पुरस्कार है। किसको दिया गया? कोलकाता के गणित विभाग की नीना गुप्ता को दिया गया है। अब यह पुरस्कार पाने वाली चौथी भारतीय है और तीसरी महिला है। विश्व में चौथी भारतीय है और तीसरी महिला है। इसमें $15,000 का पुरस्कार इटली के आईसीटीपी के द्वारा भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तथा इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देश के 45 वर्ष से कम उम्र की गणितज्ञ को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इतना चीज याद रखेंगे, हर लाइन में पॉइंट है। नीना गुप्ता को 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला न्यूज देखते हैं कि भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग 17 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो। देने की घोषणा किया है। किसको दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा।
और किसके लिए दिया जाएगा? कोविड-19 के कारण भूटान को सहयोग करने के लिए यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं। 70वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? इजराइल के इलेट शहर में किया गया था और 12 दिसंबर 2021 को हुआ। 21 भारत के जो 21 वर्ष बाद जो है भारत के पंजाब के चंडीगढ़ की 22 वर्षीय एक लड़की है जिसका नाम है हरनाज संधू को 2021 का मिस यूनिवर्स चुना गया। यह जो है 21 वर्ष के बाद चुना गया है हरनाज सिंधु को, जो 21 वर्ष के हैं और कहां से बिलोंग करती है? पंजाब के चंडीगढ़ से। हरनाज संधू सस्मिता सेन को मिला था 1994, लाड़ा दत्ता को मिला था 2000। इस दोनों के बाद 21 वर्ष के बाद हरनाज सिंधु यह पुरस्कार पाने वाली, यह सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय है, भारतीय महिला है। इस पुरस्कार पाने की रेस में अंतिम चरण में हरनाज संधू के साथ पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका के सुंदरी भी भाग ली थी। पराग्वे की जो सुंदरी है उसका नाम है नादिया फिरोरा, जो प्रथम उपविजेता भी रही, एवं दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने द्वितीय उपविजेता बनी। विजेता भारत के कौन थे? हरनाज सिंधु। अगला न्यूज देखते हैं कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? असमिया कथाकार है जिसका नाम है नीलमणि फुकन, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। उसी तरह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 कोंकणी लेखक का नाम क्या है? दामोदर माउंजे, उनको दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये VVIA पूछ सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का उल्लेख है उसी में शामिल किसी साहित्यकार को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और 11 लाख रुपया भी दिया जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाए जाने की घोषणा है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसको मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूनेस्को के सहयोग से। दूसरा है परंपरागत मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किसके द्वारा मनाया जाएगा? फाओ के सहयोग से मनाया जाएगा। इंटरनेशनल ऑफ द ईयर ग्लास भी इसी वर्ष मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास भी 2022 को मनाया जा रहा है। अगला न्यूज देखते हैं कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन 10 से 13 दिसंबर 2021 को पणजी गोवा में हुआ। और इस आयोजन में नोडल एजेंसी की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च भी इसमें भाग लेगा। और आगे है कि ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था उसका जो थीम था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रगति और नवाचार में रचनात्मक उत्सव था। अगला न्यूज देखते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी है जिसका नाम है ट्विटर, आप लोग बहुत जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कहने का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, किसको नियुक्त किया गया? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं पराग अग्रवाल, उनको नियुक्त किया गया है। ट्विटर की स्थापना कौन किया था? जैक डॉर्सी ने किया था और पराग अग्रवाल इन्हीं जैक डॉर्सी का स्थान लेंगे। जैक डॉर्सी फिलहाल हटे हुए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ट्विटर की जो विवाद हुआ था इसके साथ, पराग अग्रवाल के साथ और एलन मस्क के साथ भी विवादों में रहा था ट्विटर। तो इसको अपना लोग याद रखेंगे। जैक डॉर्सी ने ट्विटर का स्थापना किया था और उसके बाद पराग अग्रवाल को बनाया गया था, CEO बनाया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि संसद में सरकार ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पारित किया है। तो 1 का न्यूज था, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने, अगला न्यूज, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पारित कराया है। इसके द्वारा लड़की के जो विवाह का उम्र था वो 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है इस बिल के द्वारा। तो ये भी VVI है, पूछ सकता है कितना वर्ष किया गया बढ़ा करके। अगला न्यूज देखते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस
प्रतियोगिता का समापन वंदे भारत नृत्य उत्सव के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता मनाया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, कहाँ पे? जेएनयू के स्टेडियम, जेएनयू ऑडिटोरियम में। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु के शहर, चेन्नई शहर है, तमिलनाडु के चेन्नई शहर, वहां पे नवीन जल प्रबंधन रणनीति को अपनाने के लिए और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए, सॉरी बाघ नहीं, बाढ़ जो पानी का फ्लड आता है, तो बाढ़ को रोकने के लिए स्पंज सिटी निर्माण मॉडल को अपनाया है। अब चेन्नई को स्पंज सिटी निर्माण मॉडल के तहत बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पर्वो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कुत्ता में फैलने वाला एक वायरस है और यह संक्रामक डीएनए वायरस है। तो कहने का मतलब है डीएनए वायरस है तो किसी में भी फैल सकता है, याद रखेंगे। अगला है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में आईएसए का गठन किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसका 101वां सदस्य कौन बना है? अमेरिका बना है। अमेरिका अभी तक नहीं बना था। कॉप 26 किसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसी का कॉप होता है, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कहने का मतलब देश का जो पार्टीज होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसके पार्टी का मीटिंग था। तो कॉप 26 में अमेरिका के जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दूत हैं जॉन केरी। इन्हीं जॉन केरी के हस्ताक्षर कर सदस्य बना है अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अगला न्यूज देखते हैं कि सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष होता था। ठीक है, पहला पॉइंट यह है। परंतु केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन कर सीबीआई को एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग में संशोधन कर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष तक कर दिया है। पहले 2 वर्ष हुआ करता था, अब 5 वर्ष इसे कर दिया गया है। अब नियुक्ति तो है 2 वर्ष के लिए होगा, लेकिन 1 वर्ष करके 3 बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 3 बार से ज्यादा उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। और लेकिन कोई भी परिस्थिति में 2 और प्लस 3 बार, 1, 2 और 3 बार इसको बढ़ाया जाने से कहने का मतलब 5 वर्ष से ज्यादा कोई भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि सरकार ने देखे हैं सीबीआई का और ईडी का। तो सीबीआई एवं ईडी के बाद गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, सीबीआई के निदेशक और रॉ सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये आतंकवाद, ये रॉ जो है आतंकवाद का जांच करता है, बहुत चीज करता है। रॉ के बारे में कभी स्पेशल लिया जाएगा। का कार्यकाल भी इस गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और रॉ सचिव का कार्यकाल भी 2 वर्ष की वृद्धि की गई है इसमें, जो सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। पहले जो है 2 वर्ष या 62 वर्ष तक नियुक्त होता था, अब 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष या 64 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 6ठा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पुरस्कार की घोषणा स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में किया गया। अब इसमें क्या क्या बात है? पहला है कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। 1 से 3 लाख के आबादी में प्रथम स्थान पर नई दिल्ली है। और बिहार का जो सासाराम है 372वां स्थान पर है, कहने का मतलब अंतिम स्थान पर है। तो पूछ सकता है 1 लाख से कम आबादी में भारत प्रथम स्थान वीटा महाराष्ट्र को दिया गया है। वीटा महाराष्ट्र का जगह का नाम है। अगला न्यूज है कि अगला न्यूज नहीं, इसी में है स्वच्छ कैंटोनमेंट, स्वच्छता कैंटोनमेंट में पहला प्रथम स्थान अहमदाबाद कैंट को मिला, अहमदाबाद कैंट को। और 100 से ज्यादा शहरी निकाय वाले राज्य में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज था सारा। उसके बाद हम लोग अभी यूएनएफसीसी पर चर्चा किए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर चर्चा किए हैं, जिसका मीटिंग हुआ था कॉप 26 का आयोजन। कहने का मतलब इससे पहले 25 मीटिंग हो चुका है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कहने का मतलब है सदस्य देशों का, पार्टियों का एक कॉन्फ्रेंस था, जिसका आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को कहाँ पे किया गया? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री है जिसका नाम है आलोक शर्मा, ये भारतीय मूल के हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें नेशनल स्टेटमेंट, भारत का जो लक्ष्य है उसमें 5 वादा किया।
5 वादा में क्या क्या है? प्रथम, भारत का जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है वो 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा गैर जीवाश्म ऊर्जा को। उसके बाद 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता के 50% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ये भी बता दिया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। तीसरा नंबर है कि कुल कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी करेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा है अर्थव्यवस्था में कार्बन डेंसिटी को 45% तक कम किया जाएगा इकोनॉमिक्स में। तो अभी आप लोग इसको देखेंगे, 5 लक्ष्य है जिसमें चौथा था। और 5वां सबसे ज्यादा है, ये इस बार 100% है कि आएगा, 100% का दावा है, आएगा ही। 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी या नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था और इसको प्राप्त कर लिया गया। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे। ये UNFCCC के यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन पर जो है सम्मेलन हुआ था। इसी में अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड पर बल दिया। कौन दिया? नरेंद्र मोदी ने। कहां पे? एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित कार्यक्रम। अब देखते हैं कि UNFCCC का जो 26वां था, 27वां का आयोजन 7 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र के एक शहर का नाम है शर्म अल शेख, वहां पे किया जाएगा, शर्म अल शेख में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि COP 28 का आयोजन 6 से 17 नवंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया जाएगा। तो आप लोग न्यूज देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। आप लोग क्लियर BPSC को फॉलो कीजिएगा, इसी तरह न्यूज लाया जाएगा और आपको न्यूज करंट अफेयर में छूटेगा नहीं। तो अगला न्यूज के बारे में देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुआ, उसकी चुनौती एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत ने नई दिल्ली में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नाम से एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA के बैठक 10 नवंबर 2021 को बुलाया, भारत द्वारा बुलाया गया था। इस बैठक में रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाखस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भाग लिया, लेकिन पाकिस्तान और चीन की सुरक्षा सलाहकार ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अगला न्यूज देखते हैं कि नासा ने मंगल ग्रह मिशन 2021 एक मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत मंगल को लाल ग्रह भी करते हैं, पर फरवरी 2021 में एक मंगल ग्रह का जो क्रेटर है, जो बिंदु है, उसका नाम है जेजोरा क्रेटर पर 6 पहिया वाला परसिवरेंस रोवर को उतारा था। कहने का मतलब है इस रोवर का नाम था परसिवरेंस। नासा ने उतारा है मंगल ग्रह के लाल ग्रह के जेजोरा क्रेटर पे अपना हेलीकॉप्टर को। अब देखते हैं कि इस रोवर में जो परसिवरेंस रोवर था, इसमें एक इंजेन्युइटी नामक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है मंगल ग्रह पर। इस इंजेन्युइटी को पृथ्वी के बाहर प्रथम उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भरा था, और प्रथम हेलीकॉप्टर पृथ्वी से बाहर उड़ान भरने वाला प्रथम हेलीकॉप्टर कौन बना था? इंजेन्युइटी। कुल 4 उड़ान के लिए इसको तैयार किया गया था, लेकिन प्राप्त आंकड़ा के अनुसार नवंबर 2021 तक 15 सफल उड़ान यह कर चुका है। कौन? ये जो लाल ग्रह पर जो पहुंचा है परसिवरेंस रोवर में इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर का उद्घाटन किया है, और इसका नाम होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके घर के सामने से गुजरेगा, जो लखनऊ से गाजीपुर के बीच में आएगा एरिया, वहां से गुजरेगा। इसका उद्घाटन कौन किया? प्रधानमंत्री ने किया। कहां पे? सुल्तान के उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। अब इसको बनाने की लागत 22,400 करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया गया है, और प्रधानमंत्री ने इस उद्घाटन के लिए वायुसेना का विमान है सुपर हरकुलस विमान, इसके द्वारा इसी एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग करके आए।
इसी एक्सप्रेस वे पर पे विमान को भी उतार दिया गया। और एक ही नहीं, सुपर हरकुलस विमान को ही नहीं उतारा गया, साथ में सुखोई 30 और मिराज 200 का लैंड एंड टेक ऑफ का प्रदर्शन भी किया गया। तो हम लोग आज देख रहे थे 2021 के करंट अफेयर में सीरीज नंबर प्रथम। तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 6 महीना से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं बिहार स्पेशल का करंट अफेयर देख चुके थे। अभी आने वाले 2 दिनों तक हम लोग 2021 के बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट पे चर्चा करेंगे, उसकी बातें करेंगे। अगला आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग न्यूज देख रहे थे। हम लोग 2021 में 31 न्यूज तक देखे हैं। आगे है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा कीजिएगा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए नया नया प्रोग्राम लेके आएंगे। कल से आपके टेलीग्राम, कल से या परसों से टेलीग्राम पर भी आपके लिए नया प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। करंट अफेयर का डेली आपको नोट्स बना करके दिया जाएगा या राइटिंग में दिया जाएगा। आप लोग उसको नोट करेंगे या उसको मोबाइल में रख करके बार बार पढ़ेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। जिसका मैसेज आया था और कॉल आया था उसको जवाब दे दिया गया है। जो लोग संतुष्ट हो चुके हैं वो दोबारा एक ही चीज़ को नहीं पूछें, क्योंकि एक चीज़ का जवाब दे दिया गया है तो उसको एक ही चीज़, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि सर बीपीएससी में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 5 ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन हो गया। अब इसको कितना बार आप पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन को बार बार ना पूछा जाए। और आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके रखिए, इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसी को अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप इससे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इससे हमसे आप बात कर सकते हैं। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। 2021 के 67वें बीपीएससी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के जो यह पार्ट 1 सेक्टर था, और आज हम लोग 31 न्यूज़ देखे हैं। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही था। कल हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा न्यूज़ बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।